नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। पर्यटन की अपनी क्लास चल रही थी और आज जो है ये पर्यटन की अंतिम क्लास है। इसमें पूरा कर देंगे अपन पर्यटन। आज अपन पर्यटन में पढ़ने जा रहे हैं मुख्य मुख्य पैनोरमा। पढ़ने क्या जा रहे हैं, मतलब याद करने जा रहे हैं। और इसी क्लास में अंत में पहले ही बता दूं, इसी क्लास में अंत में जो उद्योग वाला मैंने बताया था कि मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कागज उद्योग और वो जो छोटे मोटे बाकी रह गए थे, तो वो मैं व्यस्तता के कारण डाल नहीं पाया। और फिर कुछ विद्यार्थियों ने यह भी कहा सर यूट्यूब पे ही करवा दो, कई बार हम टेलीग्राम चलाते नहीं है, कुछ जुड़े हुए भी नहीं है। तो इसी क्लास के अंत में मैं उसको भी पूरा करवा दूंगा। तो ये चीज है, ये दोनों चीजें आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। तो क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ दिल की बात है, वो मन में थी तो आपसे करना चाहूंगा। हालांकि देखो विद्यार्थी जिनको ये लग रहा है कि हाँ सिर्फ क्लास ही देखनी है, वो इसको स्किप कर लेना और जब क्लास अपनी व्यवस्थित स्टार्ट हो उसे देख लेना। अब ये है कि आप सभी जानते हैं कि लगभग राजस्थान के सभी जिलों में किताबें पहुंच चुकी हैं। कई विद्यार्थियों ने लिए बहुत ही दिल गदगद करने वाली प्रतिक्रियाएं दी है। जितनी हमने मेहनत की थी वैसी ही प्रतिक्रियाएं भी मिली, जो मिलना स्वाभाविक था, विद्यार्थियों के हित में होगी, ये भी बात हमें ज्ञात है और ये विद्यार्थी खुद भी जानते हैं। अब इस दरमियान देखो, सभी जरूरी नहीं कि अच्छा काम किया जाए तो सभी खुश हो, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। और इसका उपाय भी है कि जो नकारात्मक विचार वाले हैं उन्हें इग्नोर किया जाए, सभी जानते हैं। लेकिन देखो डायरेक्ट तो कोई मुंह पे बोलता नहीं है कि ये ऐसा है, लेकिन सभी को पता है कि 4-6 महीने 7 महीने में जो व्यक्ति 0 सब्सक्राइबर लेकर चला था और आज उसके पास लगभग 1 लाख का परिवार है, विद्यार्थियों का इतना प्रेम है, तो कहीं ना कहीं नोटिस तो करते हैं लोग। अब इसमें यह है कि डायरेक्ट मुंह पे तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन वाया मीडिया जो है बात आती है कि बात यह आती है कि जितनी जल्दी ऊपर उठे हैं उतनी जल्दी नीचे भी गिरेंगे। तो देखो साथियों, जो जमीन से उठा है उसे तो गिरने की पहली बात परवाह है ही नहीं। दूसरी बात कि यदि गिरते भी हैं तो पहले तो एक व्यक्ति था जिसे ऊपर उठने में कोशिश करनी थी, अब उसे उठाने वाले हजारों हैं और आने वाले दिनों में लाखों होने वाले हैं। जो विद्यार्थियों का प्रेम है, अब यदि गिरते भी हैं, यदि मान लो कि गिरता भी हूं तो हजारों हाथ है थामने को। जिन लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं वो मेरी भावनाएं समझते हैं और बिल्कुल समझते हैं। जब भी आज की तारीख में हर व्यक्ति के, हर विद्यार्थी के स्टेटस के अंदर कहीं इमेज, कहीं वीडियो की क्लिप, कहीं कुछ, क्यों है? क्योंकि विद्यार्थियों का प्रेम है। और गिरते हैं से सवार ही मैदाने जंग में, वो तुफले ही क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। पहले मैदान जंग में आए उसके बाद बात करें तो मजा कुछ और है। बाकी देखो डिमोटिवेट में होने वाला हूं नहीं, और न विद्यार्थियों के लिए क्लासेस बंद होने वाली है, कतई नहीं। हाँ, कुछ लोग इसलिए भी कहते हैं कि मैं क्लासेस तो पूरी शिद्दत से दे रहा हूं लेकिन विद्यार्थियों से पैसा नहीं ले रहा हूं, तो कहीं विद्यार्थी से यदि मैं पैसा लेने लगूं क्लासेस का और कोर्स बेचने लगूं तो फिर उनको कहने का मौका मिले। तो मेरी भावनाएं जो है और मेरा कार्य जो है वो विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थी मुझसे सीधे जुड़े हुए हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि हर विद्यार्थी जो कमेंट में उसे शंका होती है उसका समाधान करवाने की। मैं मानव हूं, मुझसे मानवीय भूल, बोर्ड पे भी मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा मैं विद्वान हूं, मैं खुद सीख रहा हूं और विद्यार्थियों को सिखा रहा हूं। तो मैं मानव हूं, मानवीय भूलें भी होती है, लेकिन मैं उन्हें वापस सुधरवाता हूं और विद्यार्थियों को सही तथ्य लेकर ही आगे जाने के लिए कहता हूं और करता भी हूं। ज्यादा देखो तारीफ की बात तो है नहीं, तारीफ नहीं करूंगा, सिर्फ जो चीज कर रहा हूं वो बता रहा हूं और विद्यार्थी इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तभी वे जुड़े हुए हैं। जब आज डिजिटल युग है, पूरा डिजिटल बोर्ड लेकर जब पूरा राजस्थान पढ़ा रहा है, तो एक सिंपल से बोर्ड पर जब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास देखते ही 10-15 हजार 20,000 विद्यार्थी 24 घंटे में देख लेते, तो कहीं ना कहीं प्रेम है। यूट्यूब पर भी क्लासेस डालने से सीधे विद्यार्थी नहीं देखते, उन्हें कुछ चीज मिलती है, उन्हें लगता है कि हाँ इसमें कुछ प्रयास किया जा रहा है, तभी वे देखते हैं। और यही मेरी ताकत है और ये विद्यार्थी ही आप लोगों को जवाब देंगे। तो बात ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा अंत में कि जो नकारात्मक सोचते हैं या नकारात्मक प्रतिक्रिया रखते हैं, हालांकि 99% पॉजिटिव विचारधारा वाले लोग ही जुड़े हैं और पॉजिटिव विचारधारा रखते हैं, लेकिन 1% जो नकारात्मक भावनाएं रखते हैं उनको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा आपके लिए है, ओम इग्नोराय नमः। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं
पर्यटन, पर्यटन के अंदर देखो दो क्लासेस पढ़ ली। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पर्यटन में पैनोरमा है। सबसे पहले इस चीज को समझना कि पैनोरमा कहते किसे। अब ज्यादातर जो है पैनोरमा एक किताब ही समझते हैं। देखो पैनोरमा का शाब्दिक अर्थ देखें आप तो चित्रमाला होता है, और पैनोरमा वह चीज होती है जो आसपास के दृश्य को अपने सामने प्रस्तुत करे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, ये चीज होता है पैनोरमा। तो पर्यटन के उद्देश्य से पैनोरमा स्थापित किए गए ताकि उस क्षेत्र का विकास हो और उस क्षेत्र को लोग जाने, पर्यटकों को आकर्षित किया जाए, और वो जो भी पैनोरमा घोषित हो जाए, कहीं पे कोई स्थान का नाम होता है, कहीं कोई क्रांतिकारी कोई ऐतिहासिक पुरुष है, ऐसे उनको पैनोरमा, उनके पैनोरमा बनाए गए ताकि वो वहां के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे। तो ये चीज है, समझ गए कि पैनोरमा क्या है और क्यों स्थापित किया गया। अब आपके मन में कोई शंका न होगी, कोई भ्रांति न होगी। चलिए अब पढ़ते हैं। अपन को याद क्या रखना है, परीक्षा की दृष्टि से दो तरीके से सवाल आएगा, या तो पैनोरमा सीधा ही दे देंगे या फिर पैनोरमा मिलान वाला देंगे। संगत असंगत दोनों हो सकते हैं मिलान के अंदर, या तो संगत पूछ लेंगे या असंगत पूछ लेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और अब अपन देखते हैं कि मोस्ट पैनोरमा क्या है। अब ये जो है दीनदयाल उपाध्याय पैनोरमा, धानक्या नाम का एक स्थान है जयपुर के अंदर, वहां पे दीनदयाल उपाध्याय पैनोरमा बनाया गया। दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो आरएसएस के मुख्य चिंतक और संगठनकर्ता थे। अब जब भी आप देखते हैं कि एनडीए की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम चर्चा में ज्यादा आता है। नाम परिवर्तन का जो चलन चलता है राजनीतिक दृष्टि से, वहां पे ज्यादातर के नाम दीनदयाल उपाध्याय रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं अब मैंने बता दिया, क्योंकि उनकी विचारधारा से संबंधित है। एक मानवतावादी विचारधारा, मानवतावादी प्रेम, कोई ऐसी विचारधारा भी इन्होंने चलाई थी। ऐसा कोई पंथ चलाया था जो दीनदयाल उपाध्याय से जुड़ा हुआ है, एकात्म समतावाद या कुछ ऐसा है, लगभग मेरे थोड़ा धूमिल सा हो गया, लेकिन ये ध्यान में रखें। आपको ध्यान में रखना है दीनदयाल उपाध्याय धानक्या जयपुर के अंदर, जयपुर याद रखना है। कैसे कि केंद्र में किसकी सरकार है, बीजेपी की है। राजस्थान के केंद्र में क्या है, जयपुर है। तो फिर दीनदयाल उपाध्याय का पैनोरमा कहां होगा, जयपुर के अंदर होगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखो करनी माता पैनोरमा, सभी जानते हैं कि करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है। डोकरी कहते हैं चारण जाति के लोग, चारणों की कुल देवी, और जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी कहलाती है। यहाँ पे जो है चूहे बहुत ज्यादा है, तो चूहों की देवी भी कहलाती है। और इन चूहे, ये जो चूहे हैं वे करनी माता के ही वंशज माने जाते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी है, जब मैं आपको लोक देवता और लोक देवियां पढ़ाऊंगा उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये चीज है। रिद्धि बाई इनके बचपन का नाम था। इनकी शादी हो गई थी तो इनको मतलब वैराग्य उठ गया था, तो इन्होंने अपनी बहन गुलाब कौरी से अपने पति की शादी करवा दी। फिर बाद में लाखन जी नामक जो पुत्र को गोद लिया और वही वो जेल में गिरने से मृत्यु हुई वगैरह वगैरह। ऐसी मतलब पूरी स्टोरी आपको व्यवस्थित रूप से बताऊंगा। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, करनी माता का पैनोरमा कहाँ है, बीकानेर, क्योंकि बीकानेर करनी माता के नाम से जाना जाता है, देशनोक के अंदर है इसमें भी तो बीकानेर आपको ध्यान में रखना है। सुगाली माता का पैनोरमा 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। यहाँ सुगाली माता मतलब बताते हैं कि कुशाल सिंह जो 1857 की क्रांति के अंदर मैन नेतृत्व किया था क्रांति का राजस्थान से, तो कुशाल सिंह जी जो थे उनकी ये इष्ट देवी कुल देवी थी। और इन्होंने 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है इन्हें। इनकी फिर मूर्ति खंडित कर दी गई थी, फिर पाली के वांगड़ म्यूजियम में रखी गई थी, और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सुगाली माता का जहां भी नाम आता है ध्यान रखना कि औवा पाली से संबंधित है, और ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। गुरु जंबेश्वर जाम्बोजी महाराज बिश्नोई आ रहे, बिल्कुल देखो बिश्नोई कोई जाति नहीं है, बिश्नोई एक संप्रदाय है जो जाम्बोजी द्वारा स्थापित किया गया है। लोहट जी के घर में जन्म लिया इन्होंने, 29 नियम दिए, 20+9 बिश्नोई कहलाए। और जाम्बोजी से संबंधित तो बहुत है, गहला, गूंगा, पाहन वगैरह इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने को जाम्बोजी से संबंधित कि अपन जब संप्रदाय पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। जाम्बोजी ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। पूरी 120 तो इनके शब्द है, जो इनकी वाणियां हैं अलग अलग, एक तरह से ग्रंथ है पूरा। और शादी जब होती है विष्णुई संप्रदाय में तो ये शब्द बांचे जाते हैं, यानी कि वो मंत्रोच्चार की जगह ये शब्द पढ़े जाते हैं। मेरे स्टाफ में भी मुन्ना लाल जी बिश्नोई हैं जो जानकारियां शेयर करते रहते हैं, और मैं तो मतलब ऐसा इंसान हूं जो जहां से जो मिलता है वो निकालने की कोशिश करता हूं। तो उन्होंने बहुत सारे बिश्नोई संप्रदाय की पूरी मुझे जानकारी दे रखी है, और मेरी किस्मत बढ़िया है कि वो भी विद्वान साथी है। तो जो विद्वान है उससे तो मतलब विद्वता की जो चीजें हैं वही प्राप्त होगी। तो बहुत बढ़िया मतलब उन्होंने बताई चीजें, विष्णुई संप्रदाय से संबंधित बहुत सारी चीजें जो अंदर पता नहीं होती वो भी पता चलती है। तो ये ध्यान रखना, गुरु जाम्बेश्वर जाम्बोजी महाराज है,
पीपासर के अंदर इनका जन्म हुआ था, इसलिए पीपासर नागौर के अंदर। वैसे मुकाम तालवा में इनका प्रमुख जो पीठ है, प्रमुख मंदिर है, मुकाम तालवा के अंदर है। तो मुकाम तालवा बीकानेर में है। ये पीपासर आपको ध्यान रखना है। जाम्बोजी महाराज के लिए यूं याद कौन रहे, तो यूं याद रख लीजिए जेपी, जाम्बोजी और पीपासर, ठीक है, या जापी याद रख लीजिए, ठीक है, जापी, जाम्बोजी, पीपासर। ये भी देखो हाथों हाथ बनती है ट्रिक। तो तेजाजी, तेजाजी का जन्म खडना नागौर में हुआ था। और तेजन लीलन सिनगारी, ये आपने गीत सुने हैं, काफी जगह बजता है। लीलन इनकी घोड़ी थी जिसे सिनगारी भी कहते हैं। और तेजाजी के पीछे बहुत नाग ने काट लिया था सुरसुरा के अंदर इनके जीव पर। और ये सारी मतलब इनके पीछे बहुत लोक देवताओं के तो मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया कहानियां हैं, जानकारी है जानने की। तो काफी विद्यार्थी तो पढ़ चुके होंगे, जो नए हैं उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से जब लोक देवता पढ़ाऊंगा मैं, एक एक चीज को व्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। अभी ध्यान रखना कि खडनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था और खडनाल में इनका पैनोरमा है। संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा के अंदर हुआ था और ये अपने दादू दयाल जी के शिष्य थे। ये सुंदरदास जी, रजब जी, मिस्किन जी, बहुत सारे हैं। 152 स्तंभ कहे जाते हैं, उसमें से भी 52 जो है वो प्रमुख थे। तो आपको ध्यान रखना है सुंदरदास जी जो थे दौसा के अंदर थे। तो या तो ये याद रख लेना सुंदौसा, ठीक है, या फिर याद रखना संदेशा, ठीक है। तो कैसे भी याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा संदेशा या सुंदरदास, और ये देशा यहां से दौसा भी बन जाएगा। तो इस तरीके से याद रखें। रामदेव जी का पैनोरमा जैसलमेर के अंदर है। अब रामदेव जी एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, 24 वाणियां लिखी, उनके मेघवाल भक्त रेखिया कहलाते हैं। उड़ूकाश में शिव बाड़मेर के अंदर जन्म हुआ इनका। रामदेव जी का रूणीचा धाम जो है वो जैसलमेर के अंदर है। इसके अलावा भी बहुत सारे इनके मंदिर है, सूरता खेड़ा के अंदर है, बिराटिया के अंदर है, लघु रामदेवरा और अलग है, सारे मतलब बहुत सारी चीजें हैं इनसे जुड़ी हुई भी। लीला घोड़ा अजमल जी इनके पिता थे, हरजी भाटी इनके फ्रेंड थे, आधुनिक भाषा में क्या फ्रेंड, सहयोगी थे, यूं ध्यान रख लो, ठीक है। डालीबाई सुगनाबाई इनकी बहनें थी। डालीबाई धर्म में खूब है, अनाप है, मतलब जीके अता है और जीके जितना पढ़ा जाए उतना उसमें मजा है। तो अभी आपको ध्यान रखना है रामदेवरा कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है ना। तो आपके रामदेव जी का पैनोरमा जैसलमेर के अंदर। रैदास जी का संबंध चित्तौड़गढ़ से था। रैदास जी जो है मीरा के गुरु रह चुके हैं। मीराबाई आपको पता ही है कि मेवाड़ वंश की बहू थी। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़गढ़ के अंदर खांसी हो रही है वैसे, और ये खांसी बीच बीच में क्लास में भी आ जाती है। पाबूजी का जन्म भी कोलूमंड जोधपुर के अंदर हुआ है और इसी कारण कोलूमंड के अंदर इनका अपने पैनोरमा स्थापित किया गया है। पिक्के ध्यान रखना है। पाबूजी कोलूमंड, ठीक है। नागरीदास वैसे किशनगढ़ चित्रकला शैली जिसने पढ़ी उसमें नागरीदास जरूर पढ़ा है। वहां का सावन सिंह नाम का शासक था जो बनी ठंडी से प्रेम करता था और फिर भक्ति वैराग्य उठ गया तो उन्होंने अपना नाम नागरीदास रख दिया। और उसके बाद ध्यान रखें कि नागरीदास का जो है पैनोरमा वो किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है। संत मावजी डूंगरपुर से संबंधित है। इनका एक ग्रंथ है चौपड़ा जो बहुत प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन उसका वाचन होता है और पूरे साल की भविष्यवाणियां की जाती है। यहाँ सिर्फ राज्य से नहीं बल्कि देश के अन्य जगह से भी लोग आते हैं और फोन पे भी जानते हैं कि चौपड़ा के अंदर क्या बताया, बरसात कैसी होगी कैसी नहीं होगी, ये सारी भविष्यवाणियां भी यहाँ से की जाती है। निष्कलंक संप्रदाय के ये संस्थापक थे, इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया। बाकी डिटेल आपको मैं वो करवाऊंगा ना, क्या कहते हैं, संत संप्रदाय, उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। याद क्या रखा, याद यूं रख जो मारवाड़ी में क्या है कि नहीं मारना हो तो क्या मारू हमारे मारवाड़ी में तो बहुत बढ़िया प्यारी भाषा है। माड़ू पो सीधोर पो रह गए तो यूं कहे तो माडू मावजी और डूंगरपुर, ठीक है। धन्ना भक्त का जन्म धुआं कला में हुआ, धुआं कला टोंक के अंदर। तो यहाँ पे देखो ध से धन्ना और ध से धुआं। अब देखो इसके अंदर है ना, अपनी आपको बुक के अंदर धुआं लिखा मिल जाएगा। यही चीज जो कह रहा था मैं कि टाइपिंग एरर कुछ जगह आता है और हमारी टीम पूरी तरीके से इस पे युद्ध स्तर पर अभी भी काम कर रही है। और इन जितने भी जो टाइपिंग एरर आ रहा है, देखो जैसे लेखक होते हैं, मैं हूं, मुकेश जी पंचोली है, पुष्पेंद्र जी है, भानु प्रताप जी है, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट दिया तब जाके ऐसी बुक बन पाई। लेकिन जो टाइपिस्ट होते हैं ना, हम फिर वापस उन पे प्रेशर करते हैं
कि यार फटाफट करो, विद्यार्थी इंतजार करे, क्या करें, फिर वो युद्ध स्तर पे वो भी काम करते हैं। तो कहीं कहीं जो है टाइपिंग में जैसे धुआं की जगह धुआं आ गया, तो ये इनको भी मैं आपको ऐसे लेकर आगे नहीं जाने दूंगा। आप बुक लीजिए, अभी बढ़िया, आपको अच्छी लग रही है तो लीजिए और पढ़िए। जहां जहां जो जो होगी वो मैं आपको बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो। वो टेलीग्राम के जरिए देना है कि वीडियो के जरिए देना है, आप तक कैसे पहुंचाना है, वो चीज मेरी जिम्मेदारी है। जो लगातार व्यवस्थित जुड़े हुए हैं उनको गलती बिल्कुल भी लेकर आगे नहीं जाने दूंगा। निश्चिंत रहना, इस चीज को दिमाग में से निकाल देना कि मैं आपको कुछ गलत तथ्य लेकर आगे जाने दूंगा, नहीं। यहीं पर उसका भी संशोधन करवाएंगे और उसके बाद में मतलब कुछ भी आपको गलत तथ्य लेकर आगे जाने नहीं देंगे। वो चीजें सारी की सारी, वो भी उन पे कार्य अभी भी युद्ध स्तर पर, हमारा बैकग्राउंड में काम जो है वो चल ही रहा है, युद्ध स्तर पर चल रहा है, ठीक है। हाडोती पैनोरमा, हाडोती पैनोरमा देखो, कोटा बूंदी बारा, बाबू को पढ़ा था ना ट्रिक के अंदर, तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ये 12 के अंदर है, इसमें से 12 के अंदर है, ये ध्यान रखना। हाडोती 12 के अंदर है। काली बाई अपने शिक्षक को छुड़ाने के लिए, सेंगा भाई, नाना भाई, ये सब काली बाई तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रस्सी से बांधकर इनके शिक्षक को ले जा रहे थे, हंसिए से रस्सी काटी और ये सारी चीजें। तो कालीबाई डूंगरपुर से संबंधित थी और इनका भी पैनोरमा डूंगरपुर के अंदर है। स्वतंत्रता संग्राम, अब देखो स्वतंत्रता संग्राम है तो स्वतंत्र संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति से संबंधित है, और 1857 की क्रांति से संबंधित तो राजस्थान का यदि नाम आए तो अहुआ का नाम आएगा। 1857 की क्रांति में अहुआ का ही नाम विशेष तौर पर राजस्थान में लिया जाता है, तो अहुआ पाली के अंदर है, ठीक है ना, अहुआ पाली के अंदर है। तो स्वतंत्रता संग्राम का पैनोरमा जो है वो भी अहुआ पाली में। शौर्य उद्यान, शौर्य उद्यान का आपके झुंझुनू के अंदर है। क्या याद रखा है, याद रखना इसको, देखो वैसे याद रह जाए ठीक है, नहीं तो ऐसे याद रखना कि कैसा भी व्यक्ति है, जन्म लेता है तो वो रोता है, हंसता है, उसको खेलने के लिए झुंझुने लाते हैं, कई तरह खिलौने लाते हैं, झुंझुने लाते हैं, लेकिन वो सूरवीर बनेगा, शौर्यवीर होगा, फिर भी उसके झुंझुने लाने ही पड़ेंगे। तो झुंझुना लेकर शौर्य बताया, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो झुंझुनू के अंदर है। पन्नाधाय, पन्नाधाय राजसमंद संबंधी थी, अपने त्याग बलिदान के लिए जानी जाती है। उदय सिंह की धायमा थी, और मनवीर जब आक्रमण हमला किया था, मनवीर ने मारने की कोशिश की थी राजा बनने के लिए, तब इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचा लिया था, इसलिए सभी जगह इसको पन्नाधाय को जाना जाता है। और पन्नाधाय राजसमंद की थी वैसे रहने वाली, तो पन्नाधाय का पैनोरमा राजसमंद में बहुत बढ़िया सम्मान दिया है ये पैनोरमा बनाकर, हकीकत में ये सम्मान के लायक थी। फिर है आपके अली बख्श, अली बख्श जो है आपके संस्कृति से संबंधित है, अली बख्श ख्याल है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल याद करने का देखो तरीका क्या है, अली और अलवर याद हो जाएगा। हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती राणा सांगा से संबंधित है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के ये मुस्लिम सेनापति थे, और अलवर के अंदर इनका पैनोरमा बना हुआ है। एक तो मुस्लिम सेनापति यहाँ राणा सांगा का साथ दिया था हसन खां मेवाती ने, एक हाकिम खां सूरी थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किया था। तो देखो हिंदू मुस्लिम एकता का कितना बढ़िया समन्वय और कितना बढ़िया संदेश दिया है। देखो अकबर का सेनापति मान सिंह था, हिंदू था, मुस्लिम सेना का, मुगल सेना का सेनापति मान सिंह हिंदू था, और हिंदू सेना का सेनापति मुस्लिम था। देखो सांप्रदायिक एकता की बात है कि नहीं। और हम जैसे लोग अब कलयुग में हिंदू मुसलमान के झगड़े लेकर बैठते हैं। आप इतिहास के उदाहरण देकर देखो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसे ही नहीं कहा जाता, हकीकत में ये चीज है जिसलिए कहा जाता है। अपवादी तत्व सब जगह होते हैं, हिंदू में भी होंगे, मुसलमानों में भी होंगे, अपवादी तत्व सभी जगह होते हैं, और वो अपवादी तत्व क्या काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं। और हमारे जैसे बेवकूफ लोग होते हैं, वो उनकी बातों में आकर झगड़े करते हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े, ये झगड़े वो झगड़े। कभी भाईचारा था अपने, उसी भाईचारे को कायम रखना चाहिए। इस बात को जब समझ जाएगा ना, तब हमारा देश वास्तव में देश कहलाएगा। तो ये चीज समझना। हालांकि कोई भी देखो जब क्लास चलती है तो सारी चीजें जो है याद करवाने के लिए कभी कोई भी इसको नकारात्मक या अदर वे से न ले। मेरे यहाँ पे समझाने का उद्देश्य आपको याद करवाना है और एक संदेश अच्छा देना। मैं साथ में मोटिवेशन और संदेश अच्छा देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये एक शिक्षक का धर्म है कि वो विद्यार्थियों को सही राह दिखाए। वो कोशिश मेरी मैं पूरी करता हूँ। हालांकि कोई इसे तोड़ मरोड़ कर अलग ढंग से ले तो वो उसका नजरिया है, वो मेरा नजरिया नहीं है। ठीक है साथियों, आप इन्हें नोट करो। इसके अलावा अच्छा 2-3 पैनोरमा आपके और है। एक तो है बापा रावल का पैनोरमा। अब बप्पा रावल देखो, बप्पा
रावल का पैनोरमा आपके उदयपुर के अंदर है। ठीक है, बप्पा रावल वैसे आदि पुरुष माने जाते हैं, काल भोज, माल भोज ऐसे नाम इनके मिलते हैं। और हरित ऋषि से आशीर्वाद लिया था इन्होंने, और पूरे मतलब सेना हरित ऋषि ने इन्हें दी, और इस तरीके से पूरा जो है मेवाड़ साम्राज्य का स्थापित किया। ये कहते हैं कि 7.5 फुट लंबा आदमी था ये बप्पा रावल नाम का, 27 हाथ की धोती पहनता था, इतना मतलब बलशाली था, एक तलवार से 3 पहाड़ों को मार देता था, इतना बलशाली था। बैठे बैठे मतलब 4.5 फीट के शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। इतना बताते हैं कि ये ऐसा बलशाली व्यक्ति था, और इन्हें जो है मेवाड़ वंश को धीरे धीरे बसाया। तो उदयपुर, मेवाड़ और उदयपुर, मेवाड़ का नाम आया और उदयपुर का नहीं आया तो आपको पता ही है, नहीं हो सकता। तो बप्पा रावल का पैनोरमा आपके उदयपुर के अंदर। एक राज सिंह का पैनोरमा, राज सिंह का पैनोरमा, राज संबंध, देखो राज संबंध का नाम भी तो इनके नाम से, तो राज सिंह का पैनोरमा राज संबंध के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। एक चीज एक और है पैनोरमा, हाँ, महाकवि माघ का यहां लिख देता हूं, महाकवि माघ का पैनोरमा आपके भीनमाल के अंदर है। भीनमाल के अंदर काफी ग्रंथों की रचना इन्होंने भीनमाल के अंदर की। ब्रह्मगुप्त का भी संबंध राजस्थान के जालोर और भीनमाल से बताते हैं, और ये सारी चीजें आपको पैनोरमा के अंदर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये पैनोरमा देखो, वैसे तो क्या है पैनोरमा आप भी पढ़ लेते हैं, मैं कोई 9 की 13 थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन ये है कि याद कैसे रखा जाए। और पैनोरमा मतलब सिर्फ पढ़ लिया नाम, थोड़ी बहुत जानकारी आसपास की नहीं है, तो फिर अपन लगता है कि ये कैसे यहाँ के कैसे हुए। तो मैंने आपको कोशिश की है कि साथ साथ में जानकारी दूं कि ये क्यों यहाँ पे स्थापित किए गए और क्या इनका संबंध है। हालांकि फ्लो में यदि कोई गलती हुई होगी, मैं बाद में क्लास वापस देखता हूँ, हालांकि अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद वापस देखता हूँ, और यदि मुझे लगता है तो फिर मैं संशोधन भी करवा देता हूँ। जैसे मैंने एक चीज बताई थी अपने राजस्थान टूरिज्म ऐप की, जो करिश्मा हाडा जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई, गलती से मैंने 2008-9 में उन्हें मिस यूनिवर्स बता दिया, जबकि मिस यूनिवर्स क्योंकि उसी दिन वो मिस यूनिवर्स जसनाथ संधू बनी थी, हरनाथ संधू बनी थी। तो हरनाथ संधू बनी और वो दिमाग में वही था कि मैंने इंडिया की जो है मिस यूनिवर्स बनी आज, तो मिस यूनिवर्स आ गया, जबकि वो मिस राजस्थान है, जिसको मैंने तुरंत ही कमेंट पिन करके बता दिया था कि भैया इसको मिस यूनिवर्स नहीं मिस राजस्थान नोट करें। तो ये चीज है, देखो जहां भी कोई इसे क्या बोलते हैं, स्लिप ऑफ टंग, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या ऐसा कुछ बता दिया जाता है फ्लो के अंदर, मैं पुनः वापस संशोधित करवा देता हूं। और मानव हूं, मानवीय भूल हो सकती है, लेकिन उस भूल को सुधारो नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको सुधार कर फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं। पर्यटन अपन ने पूरा पढ़ लिया है लगभग। अब पर्यटन में क्या बचा है, देखो पर्यटन में अब यूं देखो तो पूरा राजस्थान पर्यटन के अंदर आता है। अब जितने भी प्रसिद्ध स्थान है, मान लो हवेलियां हैं, छतरियां हैं, दुर्ग है, झीलें हैं, सभी पर्यटन के अंदर आते हैं, जो भी दर्शनीय मंदिर है वगैरह। तो आपके इसमें मतलब ये है कि आपके जैसे स्मारक, दुर्ग वगैरह ये है, तो ये तो अपने अलग से टॉपिक है, उसके अंदर अपन को पढ़ना ही है, तो उसमें पढ़ेंगे व्यवस्थित। तो झीलें वगैरह अपन ने पढ़ चुके हैं, तो बाकी जो दर्शनीय स्थल है वो कहीं ना कहीं अपने लिंक हो जाते हैं इसमें। आगे यदि मैं पढ़ाने भी लगूँ ना पर्यटन, तो 10 दिन भी पूरा नहीं हो, मतलब पूरा का पूरा राजस्थान दर्शन आ जाता है फिर उसके अंदर, और फिर पूरा राजस्थान जी के आ गया, यूं समझ लो, संस्कृति और ये पूरी आ गई, कला संस्कृति। तो ये चीजें पर्यटन में जो मुख्य चीजें थी वो क्लास ये ऐसी थी। बाकी अपने जैसे दुर्ग वगैरह अपन पढ़ेंगे, उसमें भी ये इसमें भी लिंक हो जाता है। अब अपनी जो उद्योग की जो स्लाइड बाकी रह गई थी, उद्योग के अंदर उस दिन जल्दबाजी में कुछ रह गया था, फिर मैंने टेलीग्राम पे डालने का बोल दिया था, लेकिन डाला नहीं, उसको मैं आज यहीं पे करवा रहा हूँ। हालांकि मैंने बताया था कि उसमें आपको सिर्फ बताना ही है कम ज्यादा पहना वगैरह, तो इसीलिए स्लाइड डालने का कहा था, लेकिन डाल नहीं पाया था किसी कारणवश। तो इसी में आज देखो बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। देखो कागज निर्माण, सबसे पहले कागज पेड़ से ही बनाया जाता है, सभी को पता है, तभी तो कागज ज्यादा बनते हैं, तो लकड़ियां ज्यादा करती है, इसलिए पेपरलेस अब डिजिटल ये कर रहे हैं ताकि लकड़ियां कम कटे और वो वातावरण जो है शुद्ध बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो कागज निर्माण उत्पादन किया गया वह चीन के अंदर, चीन सबसे पहले परिचित हुआ कागज से, कागज निर्माण वहां से शुरू हुआ। भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादन कारखाना, या कारखाना और लिखे, ठीक है, कागज उत्पादन कारखाना छींटागढ़ पश्चिम बंगाल के अंदर है। छींटागढ़ पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सा है, सबसे बड़ा कागज उत्पादन कारखाना, ये ध्यान रखना है इसमें से, सबसे बड़ा कागज उत्पादन कारखाना छींटागढ़ में। छींटा है लेकिन बड़ा है, ठीक है ना, छींटे पड़ते हैं बारिश होती तब, छींटा है लेकिन बड़ा छींटा है, ये ध्यान रखना, तो बड़ा कारखाना है, ठीक है।
अब सबसे बड़ा अखबारी कागज, नेपाल से अखबार मंगाया, ऐसे याद रखना। नेपाल नगर एमपी के अंदर है, नेपाल नगर एमपी में अखबारी कागज, नॉर्मल कागज अलग होते हैं, अखबारी कागज अलग बनते हैं। तो अखबार कहां से मंगाया? नेपाल से मंगाया। भाई कोई कोई व्यक्ति होता है ना, उसका जर्मनी से जैसे कपड़े प्रेस होते हैं, वहां धुलते हैं, वहां से आते हैं, ऐसी चीजें सुनते हैं ना अपन कि वहां ऐसे ऐसे होता था उनके साथ। तो अपने ये ध्यान रखना, अपने भी नेपाल से अखबार आता है, ठीक है ना। तो नेपाल नगर एमपी से अखबारी कागज। सबसे बड़ा आधुनिक, जो मतलब आधुनिक कहते ही यानी कि यंत्रीकरण ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान रखें। आधुनिक कागज का कारखाना सेरा रामपुर कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक ध्यान रखना ना, सेरा रामपुर याद रह जाए तो अच्छी बात है। कर्नाटक के अंदर है आधुनिक कारखाना, ठीक है। कृष्णा कागज मिल कहाँ है? कोटपुतली के अंदर है, कृष्णा का कोट, ठीक है, कृष्णा का कोट, ठीक है, हो गया याद। राजस्थान में सबसे पहले कागज उत्पादन, ये तो देखो था अपने विश्व में सबसे पहले चीन के अंदर, राजस्थान में सबसे पहले कागज उत्पादन कहाँ किया गया? सांगानेर, जयपुर के अंदर। सांगानेर कहाँ है? जयपुर के अंदर है। डायरेक्ट जयपुर भी पूछ ले, सांगानेर पूछ ले, ध्यान रखियो, ठीक है। रुपए का कागज, काम की चीज आई है, बिल्कुल हमें काम की चीज आई है। रुपए का कागज और स्याही की कोई कौन बतावे था क्या रुपया कागज बटे बनाए रहे? मैं तो स्याही भी बता रही हूँ कि कागज भी बने, स्याही भी बने, फटाफट पहुंच जाओ, ठीक है। रुपये का कागज और स्याही भिवाड़ी अलवर के अंदर। भिवाड़ी कहाँ है? इतनी बार पूरा उद्योग पढ़ लिया तो अपने ध्यान है कि भिवाड़ी अलवर के अंदर। रुपये का कागज और स्याही चुके ही मत, ठीक है ना, फटाफट पहुंच जाए जो, ठीक है। हस्त निर्मित कागज निर्माण, हाथों से बना हुआ, लुगदी बनाकर बनाते थे, ठीक है। गोसुंडा चित्तौड़गढ़ के अंदर है और सांगानेर जयपुर के अंदर है। ये चीज है साथियों, याद हुआ कि नहीं? हाथों हाथ, ठीक है। एक बार और देख लोगे ना, पूरा पूरा याद है। नोट्स जरूर बनाते रहना साथ साथ में, आपको पर्याप्त समय देता हूं मैं स्क्रीनशॉट लेने का। वीडियो को पॉज करके स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर और फिर नोट्स बना देना। बाकी ये हाथों हाथ ही याद। देखो कोई भी नहीं करता है इतना, बस अपना टोर उतारने का काम करते हैं। मैंने जहां तक देखा सभी टोर उतारते, पूरा हो गया, पूरा हो गया। याद कोई नहीं कराते, बस पूरा टारगेट करने में रहते हैं, क्योंकि बैच लेने होते हैं बैक टू बैक, तो टारगेट तो रखना ही पड़ेगा। तो ये उनका होता है, लेकिन हमने देखो मैं कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरा 100% एफर्ट साबित कर ही रहा हूं, कहीं कुछ कमी भी रह सकती है। तो वो जो है कोशिश यही रहती है कि 100% दिया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती है, ऐसा माना जाता है। रेशम उद्योग, रेशम के कीड़े होते हैं, और कीड़ों फिर आपको पता ही है उनका लार्वा होता है, प्यूपा होता है, वो सब ऊपर वो बनाते हैं, उसके अंदर वो सारी प्रक्रिया छठी सातवीं के साइंस के अंदर भी दे रखी है, ठीक है। तो रेशम भी अलग अलग तरह का होता है, मूंगा रेशम, बेरी रेशम, ऐसे अलग अलग तरह के रेशम भी होते हैं। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक के अंदर होता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का पालन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर के अंदर। कीट का पालन जम्मू कश्मीर, लेकिन सर्वाधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक के अंदर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक रेशम उत्पादन उदयपुर, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था वो आपके ये सबसे नीचे वाला हस्त निर्मित कागज वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, ठीक है, कागज में। और यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी राजस्थान के दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक टसर रेशम, और टसर रेशम के लिए अर्जुन पेड़ के ऊपर कीड़े पाले जाते हैं, और अर्जुन पेड़ से ये प्राप्त होता है, और अर्जुन पेड़ कोटा में ज्यादा है, तो अर्जुन पेड़ से प्राप्त होता है, तो टसर रेशम कोटा के अंदर अधिक है। अब बात करें संगमरमर और ग्रेनाइट उद्योग, छोटे छोटे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी ध्यान में रखनी है। संगमरमर राजस्थान में देखो सफेद पत्थर होता है, वो संगमरमर है, सभी को पता है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। सर्वाधिक पूछे तो राजसमंद में, लेकिन सर्वोत्तम नहीं, सर्वोत्तम क्या, सबसे प्रसिद्ध नहीं, सबसे प्रसिद्ध जो पूछा जाए तो वो मकराना का है। मकराना का है नागौर के अंदर। सबसे प्रसिद्ध के अंदर मकराना आएगा और सर्वाधिक के अंदर आएगा राजसमंद। दोनों चीजों में अंतर रखना और दोनों को अच्छे से पढ़ना। संगमरमर मंडी पूछते हैं तो किशनगढ़, मार्बल मंडी पढ़ाई थी ना, वही है। संगमरमर मंडी पूछा जाए तो किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है। अब देखो काला संगमरमर भैंसलाना, भैंसलाना कहाँ है? जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर के अंदर भैंसलाना। काला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है? भैंसलाना, जयपुर का प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक ग्रेनाइट की खान, खान यानी माइंस जिसे बोलते हैं, बाड़मेर के अंदर है सर्वाधिक, और उसमें भी अपने देवड़ा फूलन ये गांव है वहां सिवाड़ा के अंदर, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा माइंसे हैं। वहां ऐसे पता ही नहीं चलता, मैं तो गया हूँ इसलिए मुझे ध्यान है,
कि ये इस माइंस में जाने का रास्ता है कि इस माइंस में, मतलब इतनी पास पास में इतनी माइंस है। हालांकि मुझे इसकी जानकारी इसलिए क्योंकि हमारे भी 18 साल मोकलसर के अंदर माइंस वहां रही थी। पापा जी माइंस का काम ही देखते हैं, तो वहां पे माइंस पे हम 18 साल वहां रहे और पापा जी इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इससे गहरा नाता रहा है। तो सर्वाधिक खाने यदि पूछा जाए तो यहाँ है। और एक चीज बता दूं कि सर्वाधिक फैक्ट्रियां ग्रेनाइट की पूछ ले, यदि फैक्ट्रियां पूछ ले तो आपके जालोर में है। फैक्ट्रियां पूछ ले, ध्यान रखना, जालोर के अंदर सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां, कच्चा माल वहां जाता है, फिर वहां पे जो है कटिंग और पॉलिश वगैरह ये सब ग्रेनाइट के ऊपर वहां होता है। तो फैक्ट्रियां वहां है। और यहाँ पे ये अब ग्रेनाइट की बहुत सारी किस्में हैं, एम ग्रीन, ये फलाना डिमगन, एस वाइट, बहुत सारी है। पापा जी बात करते हैं फोन पे, जब हम सुनते रहते हैं कि ये फलाने वहां पे ये पत्थर निकला है, वहां ऐसे हुआ है, ये। तो ये है साथियों आपके, अब ये उद्योग भी पूरा हो गया, पर्यटन भी पूरा हो गया। एक बहुत बड़ा जो ज्योग्राफी का एक बोझ लेकर चल रहे थे वो लगभग पूरा हो गया है। अब ये कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे, सर बजटीय प्रवृत्तियां आपने छोड़ दी सर और योजनाएं आयोजना वाला टॉपिक छोड़ दिया। वो इसलिए छोड़ा है, सोच समझ के छोड़ा है। बजटीय जो रुझान है वो और आयोजना इसलिए छोड़ा है कि वो हमको एग्जाम के पास में तैयार करना है, पहले पढ़ा हुआ भी वो याद नहीं रहता इतने समय तक। इसलिए मैंने इसलिए छोड़ा है कि उसको मैं एग्जाम के पास में करवाऊंगा, अच्छी तरीके से करवा दूंगा। और मैंने इसलिए भी छोड़ा है कि कोई इकोनॉमिक का बहुत बढ़िया, मतलब मुझे ट्विटर मिल जाए ना, मतलब बंदा मिल जाए कोई जो अच्छी पकड़ रखता है, तो उससे मैं ये चीज पढ़वाऊं आपको, तो और भी कंसेप्ट आपके क्लियर होगा, इसलिए भी छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया तो देखेंगे नहीं सामने, इसको भी अपन लेंगे, मैं खुद भी पढ़ाऊंगा मेरे हिसाब से, याद करवाने के हिसाब से, और आपके जो कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं उसके लिए इसको लेंगे। लेकिन अब जो है अभी नहीं लेंगे, इसको अपन बाद में लेंगे, करेंगे जरूर, इसके लिए निश्चिंत रहना आप कि इसको छोड़ेंगे नहीं, करेंगे जरूर। योजनाएं वगैरह है तो वो मतलब पास में याद की जाती है, फिर आपके करंट में भी आ जाएगी, तो करंट के अंदर भी मिलता जुलता टॉपिक हो जाएगा ये। तो इसके बारे में अभी चिंता न करें आप, और जितना पढ़ा है उसे पढ़ते रहें। एक तरह से आपके भूगोल पूरी हो गई है राजस्थान की, देखते ही देखते 43 क्लासों के अंदर, 43 क्लासें, और बहुत मतलब स्तरीय क्लासेस हैं ये, और व्यवस्थित तरीके से चली है, मतलब पूरा एक पैकेज है, देख लो ये। अब अपन जो है अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे और वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं साथियों अगले पार्ट में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।